नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन एक सीट पर पेच फंस सकता है। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है। विधान परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। 11 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया जारी है। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जनवरी है, जबकि 28 जनवरी को मतदान होगा। तो ऐसे में सदन में सपा की संख्या जो है 45 हो सकेगी। दरअसल पूरा गणित आपको समझाते हैं। विधान परिषद में बीजेपी के 25 सदस्य हैं। 30 जनवरी को उसके 3 सदस्य रिटायर होंगे, यानी उनका कार्यकाल पूरा होगा। ऐसे में बीजेपी की संख्या घटकर 22 रह जाएगी और 12 सीटों में से बीजेपी के खाते में 10 सीटें तक आने की उम्मीद है। तो बीते दिनों शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 11 सीटों पर चुनाव हुआ था। सदन में समाजवादी पार्टी के 50 सदस्य हैं। इनमें से 6 सदस्य रिटायर होंगे। तो विधान परिषद की सीटों का जो गणित है वो इस तरीके से बैठता दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक आईएएस अधिकारी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा केंद्र सरकार को नहीं दे रहे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आईपीआर को पदोन्नति से जोड़ने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया है। इसमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त संपत्ति, स्वयं से अर्जित संपत्ति या परिवार के किसी सदस्य या अन्य के लिए ली गई संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। प्रावधान है कि अगर ऑनलाइन आईपीआर दाखिल ना की गई तो संबंधित को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इम्पैनल नहीं किया जाएगा और ना ही उसे विजिलेंस क्लियरेंस दी जाएगी। बावजूद इसके प्रदेश के 78 आईएएस अधिकारियों ने 2018 के लिए और 68 ने, यानी इतना तो 18 का है, और 68 ने 2019 के लिए अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं दिया। इसमें कईयों ने दोनों साल का ब्यौरा नहीं दिया और इसमें कई रिटायर हो चुके हैं। केंद्र ने प्रदेश सरकार को इस हालात की जानकारी दी है, यानी इस स्थिति की जानकारी दी है। तो कई अधिकारी बहाना बनाते हैं कि ऑफलाइन भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ स्थित लोक भवन में उच्च शिक्षा विभाग की 4 साल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 नए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले गए हैं और शोध को बढ़ावा दिया गया है। विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन में मेजर व माइनर रिसर्च शुरू किया गया है। पूरे प्रदेश में दीनदयाल शोध पीठ की स्थापना की गई है। एनओसी की प्रक्रिया जटिल थी, उसे सरल किया गया है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया गया है। तो ऑनलाइन पढ़ाई पर भी जोर दिया है। दिनेश शर्मा ने इस बात का भी जिक्र किया और उन्होंने 4 साल की जो उपलब्धियां रही हैं वो गिनवाई। प्रदेश में 30 नए महाविद्यालय खोले गए हैं, यह भी बताया, और शोध को बढ़ावा दिया गया है, यानी रिसर्च बड़े पैमाने पे की जा रही है। तो परीक्षाओं को नकल विहीन किया गया है, यानी नकल को पूरी तरीके से बंद किया गया। ऑनलाइन पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है ताकि कोरोना में किसी भी तरह की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, उस पे नकारात्मक असर ना हो। तो कई तरह के कदम उठाए गए हैं पारदर्शिता लाने के लिए भी और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी। तो तमाम जो उपलब्धियां रही इन 4 साल की, वो गिनवाते हुए नजर आए डॉक्टर दिनेश शर्मा।
तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्षी पार्टियां लगातार भ्रम फैला रही हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों में माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती थी, वर्तमान की सरकार लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं उन्हें। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इस समय हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, इसीलिए पूरे प्रदेश में एक माफिया के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, अवैध निर्माण उनके ढाए जा रहे हैं। इसको किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार देखती है और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग छोड़े जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो माफिया हो चाहे भ्रष्टाचार हो। और उत्तर प्रदेश पे जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है तब से इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उसमें कोई किसी के बचाव की स्थिति नहीं है, निष्पक्ष और बिल्कुल स्पष्ट नीति है और उसके अनुसार सरकार काम कर रही है। एक ऐसे विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उनको पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाए, कोर्ट भी उनको बोल चुका है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे। कांग्रेस का हाथ बताया जा रहा है। देखिए, पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस का या विपक्ष के उत्तर प्रदेश में। देखिए, चाहे सपा सरकार के समय का दौर रहा हो, अपराधियों पर नियंत्रण नहीं था, अपराधी खुलेआम घूमते थे और उन पर आरोप यही लगता था कि उस सत्ता का उस समय जो संरक्षण है वो उनके साथ में है। ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है कि कांग्रेसी राज्यों में जगह जगह माफियाओं पर प्रश्रय देने का जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ गलत परंपरा वो डाल रहे हैं और इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव होने, 12 सीट को लेकर चुनाव होने, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि गणित कहती है कि उनके सिर्फ एक प्रत्याशी दे सकता है। अब ये हर दल का अधिकार है कि वो किस प्रकार से करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि जितनी सीट हम लड़ाएंगे उतनी हम जीतेंगे। सर, नियुक्त एवं कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया और सभी जो आईएएस अधिकारी हैं उनको 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा है, लेकिन 2018-2019 में लोगों ने, कई ऐसे अधिकारी थे 68 और 78 की संख्या में, जिन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। अब क्या 31 जनवरी तक वो संपत्ति का ब्यौरा देंगे? आज जो खबर आ रही है केवल 100 आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया अभी तक। नहीं, सबको देना होगा और सरकार के लिए सब बराबर है। सारे मंत्रियों को ब्यौरा मांगा गया था, सबने दिया है और उसी तरीके से जो अधिकारी हैं उनकी भी संपत्ति का ब्यौरा सरकार ने तलब किया है। सर, एक अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है, गोरखपुर में जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही, क्या कहेंगे आप? आपने देखा होगा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके राज्य में 2016 तक, जब तक शासन सत्ता में थे, एक भी जगह चुनाव नहीं कराए गए। हमारी जगह तो तमाम जगह हम लोगों ने चुनाव कराए भी हैं और कई जगह चुनाव हुए हमारे समय। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि जो लोग पहले सत्ता में थे वो लोग चुनाव नहीं करा रहे थे, हम लोग के समय पे ज्यादा से ज्यादा चुनाव हुए हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो कृषि कानून के विरोध में जहां एक तरफ बॉर्डर पे किसान धरने पर बैठे हैं, वहीं आज पूरे देश में सभी तहसीलों पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता कृषि कानून की कॉपी जलाते नजर आए। बस्ती सदर तहसील में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दीवान चंद पटेल किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर विरोध किया और कानून की कॉपी जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो इसी तरीके के प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुए। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां पे रोक लगाई गई तीनों कानूनों पे, लेकिन एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्यों को लेकर भी किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। कई जगह से उसके विरोध में आवाजें उठी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन जो उन्होंने कमेटी डिसाइड की है वो अपने में सवालिया निशान छोड़ती है। जिन 4 लोगों का नाम उन्होंने नामित किया है, उनमें से 3 की राय कृषि कानूनों के पक्ष में पहले से थी। सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना चाहिए कि इनाम किसने दिया, क्यों आपने इन नामों का चयन किया, और अगर नहीं करते हैं तो संयुक्त किसान आंदोलन ने अपने को कहा है कि हमारा आंदोलन तीनों काले कानून के पूर्णतया वापस होने, प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 के वापस होने और एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलने तक यथावत चलेगा।
उसी क्रम में उन लोगों ने आज लोहड़ी का पर्व है, लोहड़ी के पर्व में अलाव जलाया जाता है। अलाव के बजाय आज हम लोगों ने पूरे देश भर में संयुक्त किसान आंदोलन के निर्देश पर जो काले कानून का गजट था उसकी प्रतियां जलाई हैं। आज आप लोग सरकार के कृषि कानून के बिल को जो है आप लोगों ने जला दिया है, क्या कारण था, आखिर क्यों जलाया गया? ये कानून किसान विरोधी है। हम लोग इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए इस कानून के विधेयक को जलाया जा रहा है। और ये आगे जो भी समस्याएं होंगी, किसान इनके कानून को वापस कराने के लिए हमेशा संघर्षरत है। और जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक जो भी हो हर काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून पर एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा तिराहे पर इकट्ठा होकर तीनों कृषि कानून की कॉपियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यों की कमेटी में वही लोग हैं जो या तो कानून बनवाने में शामिल रहे हैं या फिर लेख लिखकर उसका समर्थन कर चुके हैं। जब तक सरकार अपने कानून को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून की कॉपियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। आपको जैसा जानकारी है कि सारे देश का किसान 50 दिन से, जो आज 50वां दिन हो गया, दिल्ली के चारों तरफ जो केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए जिन्हें हमने काले कानून की संज्ञा दी, उनकी पूरे देश में किसानों ने सभी जिला मुख्यालय पर उनकी प्रतियां जलाई। हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करा, आज उनकी प्रतियां जलाई गई। आगे की रणनीति क्या है? जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। शामली में चारों तरफ से हजारों ट्रैक्टरों के द्वारा किसान अपना प्रदर्शन करेंगे। करनाल पुल से शुरू होगा, पानीपत पुल से शुरू होगा, थाना भवन की साइड से शुरू होगा। चारों तरफ से किसान हजारों ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे और 26 जनवरी का रिहर्सल होगा। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी और वैक्सीनेशन सभी नागरिकों के लिए गर्व का पल होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है बिना किसी भेदभाव के। और 16 जनवरी से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें अंतिम प्रहार कोरोना वैक्सीन के साथ ही 16 जनवरी से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में किसी आपदा से कैसे लड़ा जाना चाहिए, आपने पिछला वर्ष का लगभग 3/4 भाग, या अगर मैं कहूं कि 80% जो भाग था पूरे वर्ष का, वह कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, बचते हुए व्यतीत किया। लेकिन वर्ष 2021 का पूर्वार्ध हम लोगों को एक शुभ समाचार लेकर के आया है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस लड़ाई को मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए, एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए, उनकी आजीविका को भी बचाने और नए अवसर प्रदान करने का कार्य तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि
हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है और मकर संक्रांति के तत्काल बाद कार्यक्रम होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा कि अपने बारी का इंतजार करें। ये मान के चलिए कि हम लोगों ने पिछले 10 महीनों के दौरान जो संयम, जो अनुशासन और जिस मर्यादा का पालन किया है, ये अनुशासन और ये मर्यादा ही कोरोना पर हमारी विजय का सबसे बड़ा राज है। जितनी रचनात्मक ऊर्जा हम लोग कल्याण के अभियान में लगा रहे हैं, उसी का परिणाम है। और जब कुछ खबरें आती है तो महोत्सव जैसा अवसर होता ही है। महोत्सव उस खबरें का ही एक पहली मंजिल है जिसको आयोजित करने का प्राप्त होता है। इन्होंने यहाँ की जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर करके पता नहीं और लोगों को जा रहा होगा, लेकिन रवि किशन जी को ससरा जरूर होगी इस महोत्सव के कार्यक्रम से। इसलिए महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ इस भीषण शीतलहर में इतनी बड़ी संख्या में आप सब कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति के दिन बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जीवन में निराशा का नाम नहीं है, हताशा का नाम भी नहीं है और पलायन का नाम भी नहीं है। जीवन तो उत्साह का नाम है, उमंग का नाम है, लेकिन जीवन में अनुशासन और मर्यादा भी होनी चाहिए। इस महोत्सव ने भारत से शामिल किया है। अनेक कार्यक्रम एक वर्ष तक 3 दिनों तक महोत्सव चलता था। मैंने कहा महोत्सव होने चाहिए, लेकिन महोत्सव 2 दिन का ही हो, लेकिन 2 दिन का महोत्सव जरूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए आगे के रास्ते को हो रहा है। आपने देखा होगा कोरोना काल में एकदम लॉकडाउन था, बाद में मार्केट बंद रहेगी 1 महीने तक, फिर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खोलने की बात आई, फिर ये हुआ कि किसी समय में कोरोना है, कभी दिन का करूं, कभी रात्रि का करूं, कभी एक मार्केट बंद, कभी दूसरी मार्केट बंद। और अब तक ये रहा कि नहीं हमको सब कुछ छोड़ना ही होने देना चाहिए और कोरोना से आगे से लड़ने देते हैं। 1977 में बीमारी आई थी और बीमारी यहाँ के मासूम बच्चों ने बदल दी थी। हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत एक छत के नीचे हो जाती थी। कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बीमारी को समाप्त करने का संकल्प लेने के लिए गोरखपुर में एसीसी दिया और यह वर्ष 2021 में एसीसी गोरखपुर और पूर्वांचल को प्राप्त होगा। फुल-फ्लेज एम्स कार्यक्रम में दिल्ली का गोरखपुर में बहुत बढ़ चुके चीनी में फिर से प्रारंभ हुई है। हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी मनाया गया। 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना के कार्यक्रम को तब आगे बढ़ाया गया था। नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद से लेकर के उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम कभी नहीं मनाया गया। 2017 में जब हमारी सरकार आई, पहली बार एक आयोजन 2018 में आयोजित हो पाया और 2018 का पहला कार्यक्रम हम लोगों ने उस अवसर पर पहला जो एक अभिनव योजना प्रारंभ की थी एक जनपद एक उत्पाद की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। यूनियन बजट में उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट को भी उसका पार्ट बनाया, यूनियन बजट में भी उसके लिए व्यवस्था की है।
मेरठ में एक महिला पत्रकार का पीछा करना शोहदों को भारी पड़ गया। महिला पत्रकार ने शोहदों की तस्वीर और वीडियो ट्वीट कर शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने चंद घंटों में ही दोनों शोहदों को गिरफ्तार कर लिया। पत्रकार ने यूपी पुलिस को इस कार्रवाई पर धन्यवाद दिया। 10 जनवरी को शाम लगभग 4:25 बजे एक न्यूज़ चैनल के महिला रिपोर्टर के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ये ट्वीट किया गया कि उसके द्वारा दो अज्ञात लोग उसका पीछा कर रहे हैं और इस ट्वीट का तत्काल संज्ञान लेते हुए यहाँ के मीडिया सेल ने संबंधित जनपद को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और मेरठ जनपद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस मोटरसाइकिल जिससे कि वो पीछा कर रहे थे उसका नंबर ट्रेस किया गया तथा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और इसको लेके जो हमारे न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर हैं उन्होंने अपनी संतुष्टि भी जताई और उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद भी किया। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो ट्विटर सेवा है या जो हमारे सोशल मीडिया सेल है वो राउंड द क्लॉक काम करता है और हम आम जनता की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। दिनांक 10 तारीख को जब मैं मेरठ अपने घर जा रही थी उस टाइम रास्ते में 2 लड़कों ने मुझे स्टॉक किया। मैंने तुरंत ही उन लड़कों का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया। साथ ही यूपी पुलिस को टैग किया क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि महिलाओं की शिकायत पर तुरंत ही संज्ञान लेना है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस ने तुरंत ही मेरे ट्वीट पर एक्शन लिया और मेरठ पुलिस को ये ऑर्डर दिया कि लड़कों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मेरठ पुलिस ने ऐसे में 24 घंटे के अंदर न सिर्फ उन लड़कों को गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें जेल भी भेज दिया। सबसे अहम चीज, जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जो लड़के मुझे स्टॉक कर रहे थे, उनके व्हीकल पर नंबर प्लेट नहीं था। ऐसे में मेरठ पुलिस का ये कार्य बहुत ही सराहनीय था। मैं उन तमाम लड़कियों को भी कहना चाहूंगी जो बाहर वर्क करती हैं, बाहर जाती हैं, कि अगर आपको कोई भी स्टॉक करता है, आप कहीं पर भी अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना है या फिर एक ऐसा फोटोग्राफ लेना है जिससे पुलिस उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके, उन्हें पहचान ले। तुरंत ही उस वीडियो को ट्वीट करिए, यूपी पुलिस को टैग कीजिए, आपको तुरंत ही मदद दी जाएगी। यूपी पुलिस बहुत जल्दी ऐसे मामलों में संज्ञान लेती है। यकीन मानिए आप सुरक्षित हैं। स्पेशल थैंक्स मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहूंगी जिन्होंने ऐसे सख्त कानून बनाए हुए हैं कि पुलिस तुरंत ऐसे मामलों में एक्शन लेती है। थैंक यू। और बिजनौर में एकाएक हो रही पक्षियों की मौत से लोगों में बर्ड फ्लू की दहशत है। हालांकि पशुपालन विभाग ने बिजनौर में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लगातार हो रही पक्षियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल बिजनौर के किरतपुर बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास आसमान में उड़ती हुई चील अचानक जमीन पे आ गिरी थी और जिसको लेकर आसपास के लोगों में काफी दहशत है, क्योंकि बर्ड फ्लू के कई मामले देश के कई राज्यों से सामने आ चुके हैं। शासन प्रशासन उसको लेकर कदम भी उठा रहा है। तो बर्ड फ्लू की जो दहशत है वो लोगों में देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों से पक्षियों की मौत की खबरें आई थी। मुख्यमंत्री ने लगातार विभागों को निर्देश दिए, अधिकारियों को निर्देश दिए कि सतर्कता बरती जाए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। इसको सर्दी लगी हुई है। अच्छा, ठीक है। हो सकता है कि निमोनिया भी हो सकता है। अभी इसको क्या हो रहा है ना, थोड़ी शायद सांस नहीं ले पा रही है या ले पा रही है, तो कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ना जीभ कुछ चुपी हुई टाइप की है। अच्छा, बर्ड फ्लू का सिम्टम अभी इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई है, क्योंकि उसमें मुख्य सिम्टम जो होते हैं। अच्छा, बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है? बर्ड फ्लू के लक्षण मैं बता देता हूँ। बर्ड फ्लू के जो बर्ड्स में मेन सिम्टम पाए जाते हैं, जैसे कि मसलैक है, ग्रंटिंग साउंड होगी, जैसे घेड़ घेड़ की आवाज़ आना कहते हैं, गला फूल जाएगा, ठीक है, और डायरिया, जैसे फीसेज जो है ना होगी ना, वो बहुत पतली हो जाएगी। कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एसीआई स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी में कोरोना में कमी आई है और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 487
नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 879 है। ये लगभग 7 महीने के अंतराल के पश्चात हम 500 से कम की संख्या देख रहे हैं। जो दैनिक इन्फेक्शन के केसेस आते हैं, इसमें हम आज 500 से कम की संख्या देख रहे हैं। 487 कुल नए संक्रमण हैं। एक्टिव केसेस की संख्या इस समय 10,132 है। 10,132 में से 3,746 एक्टिव केसेस होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 1,010 व्यक्ति निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी एक्टिव केसेस जो संक्रमित इस समय हैं वे राजकीय व्यवस्था L1, L2 और L3 स्तर के चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित हुए और संक्रमण मुक्त हुए, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,75,980 हो गई है और अपने प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत इस समय 96.86% चल रहा है, 96.86%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,529 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,38,009 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,57,07,811 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का लगातार प्रदेशवासी इस्तेमाल कर रहे हैं और कल भी 5,002 व्यक्तियों ने घर बैठे डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। ई संजीवनी पोर्टल के उपयोग से आप अपने मोबाइल फ़ोन जिसमें इंटरनेट हो या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, उसके माध्यम से आप चिकित्सकों से वीडियो कॉलिंग से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और उसी पर आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर पर चिकित्सकों के द्वारा आपको प्रेस्क्रिप्शन भी उपलब्ध करवा दिया जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।